सेठ मंगतराम अपने दफ्तर में बैठे फाइलों में खोए हुए थे। तभी फोन की घंटी बजने से उनका ध्यान टूट गया। फोन उनके सेक्रेटरी का था। उसने बताया कि अनीता नाम की एक औरत आपसे मिलना चाहती है। वह अपने आप को दफ्तर के स्टाफ रह चुके रमेश की विधवा बताती है। सेठ मंगतराम ने कुछ पल सोचकर कहा, उसे अंदर भेज दो। सेक्रेटरी ने अनीता को सेठ के केबिन में भेज दिया। सेठ मंगतरात अपने काम में बिजी थे कि तभी एक मीठी सी आवाज से वे चौंक पड़े। दरवाजे पर अनीता खड़ी थी। उसने अंदर आने की इजाजत मांगी। सेठ उसे भौंचक देखते रह गए। अनीता की न केवल आवाज मीठी थी, बल्कि उसकी कदकाठी, रंगरूप, सलीका सभी अव्वल दर्जे का था। सेठ मंगतराम ने अनीता को बैठने को कहा और आने की वजह पूछी। अनीता ने उदास सूरत बनाकर कहा, मेरे पति आपकी कंपनी में काम करते थे। मैं उनकी विधवा हूं। मेरी रोजी रोटी का कोई ठिकाना नहीं है। अगर कुछ काम मिल जाए तो आपकी मेहरबानी होगी। सेठ मंगतराम ने साफ मना कर दिया। अनीता मिन्नतें करने लगी कि वह कोई भी काम कर लेगी। सेठ ने पूछा, कहां तक पढ़ी हो? यह सुनकर अनीता ने अपना सिर झुका लिया। सेठ मंगतराम ने कहा, मेरा काम सर्राफ का है, जिसमें हर रोज करोड़ों रुपए का लेन देन होता है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि तुम्हें कहां काम दूं। खैर, तुम कल आना, मैं कोई न कोई इंतजाम कर दूंगा। अनीता दूसरे दिन सेठ मंगतराम के दफ्तर में आई तो और ज्यादा कहर बरपा रही थी। सभी उसे ही देख रहे थे। सेठ भी उसे देखते रह गए। अनीता को सेठ मंगतराम ने रिसेप्शनिस्ट की नौकरी दे दी और उसे मॉडर्न ड्रेस पहनने को कहा। अनीता अगले दिन से ही मिनी स्कर्ट, टी शर्ट, जीन्स और खुले बालों में आने लगी। देखते ही देखते वह दफ्तर में छा गई। अनीता ने अपनी अदाओं और बर्ताव से जल्दी ही सेठ मंगतराम का दिल जीत लिया। उसका ज्यादातर समय सेठ के साथ ही गुजरने लगा और कब दोनों की नजदीकियां जिस्मानी रिश्ते में बदल गईं, पता नहीं चला। अनीता तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगी। कुछ ही समय में वह सेठ मंगतराम के कई राज भी जान गई थी। वह सेठ के साथ शहर से बाहर भी जाने लगी थी। सेठ मंगतराम का एक बेटा था। उसका नाम राजीव था। वह अमेरिका में ज्वेलरी डिजाइन का कोर्स कर रहा था। अब वह भारत लौट रहा था। सेठ मंगतराम ने अनीता से कहा, आज मेरी एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए तुम मेरे बेटे राजीव को लेने एयरपोर्ट चली जाओ। अनीता जल्दी ही एयरपोर्ट पहुंची, पर उसने राजीव को कभी देखा नहीं था। इसलिए वह एक तख्ती लेकर रिसेप्शन काउंटर पर जाकर खड़ी हो गई। राजीव उस तख्ती को देखकर अनीता के पास पहुंचा और अपना परिचय दिया। अनीता ने उसका स्वागत किया और अपना परिचय दिया। उसने राजीव का सामान गाड़ी में रखवाया और उसके साथ घर चल दी। राजीव खुद बड़ा स्मार्ट था। वह भी अनीता की खूबसूरती से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। अनीता का भी यही हाले दिल था। घर पहुंचकर राजीव ने अनीता से कल दफ्तर में मुलाकात होने की बात कही। अगले दिन राजीव दफ्तर पहुंचा तो सारे स्टाफ ने उसे घेर लिया। राजीव भी उनसे गर्मजोशी से मिल रहा था, पर उसकी आंखें तो किसी और को खोज रही थीं, लेकिन वह कहीं दिख नहीं रही थी। राजीव बुझे मन से अपने केबिन में चला गया। तभी उसे एक झटका सा लगा। अनीता राजीव के केबिन में ही थी। वह अनीता से न केवल गर्मजोशी से मिला, बल्कि उसके गालों को चूम भी लिया। आज भी अनीता गजब की लग रही थी। उसने राजीव के चूमने का बुरा नहीं माना। इसी बीच राजीव के पिता सेठ मंगतराम वहां आ गए। उन्होंने अनीता से कहा, तुम मेरे बेटे को कंपनी के बारे में सारी जानकारी दे दो। अनीता ने हां में जवाब दिया। मंगतराम ने आगे कहा, अनीता, आज से मैं तुम्हारी टेबल भी राजीव के केबिन में लगवा देता हूं, ताकि राजीव को कोई दिक्कत ना हो। इस तरह अनीता का अब ज्यादातर समय राजीव के साथ ही गुजरने लगा। इस वजह से उन दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ने लगीं। आखिरकार एक दिन राजीव ने ही पहल कर दी और बोला, अनीता, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। क्या हम एक नहीं हो सकते? अनीता ये सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुई, पर जाहिर नहीं किया। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बोली, राजीव, तुम शायद मेरी हकीकत नहीं जानते हो। मैं एक विधवा हूं और तुमसे उम्र में भी 4-5 साल बड़ी हूं। यह कैसे मुमकिन है? राजीव ने कहा, मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। मैं अपने दिल की बात सुनता हूं। मैं तुम्हें चाहता हूं। इतना कहकर राजीव अचानक उठा और अनीता को अपनी बाहों में भर लिया। अनीता ने भी अपनी रजामंदी दे दी। सिक्का जमा लिया था।
उसने सेठ जी की पत्नी व नौकरों पर भी अपना जादू चला दिया। वह अपने हुस्न के साथ साथ अपनी जबान का भी जादू चलाती थी। एक दिन राजीव ने अनीता से, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अनीता बोली, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं, पर सेठ जी ने तो तुम्हारे लिए किसी अमीर घराने की लड़की पसंद की है। वे हमारी शादी नहीं होने देंगे। राजीव बोला, हम भागकर शादी कर लेंगे। अनीता ने जवाब दिया, भागकर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? सेठ जी शायद तुम्हें अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दें। अनीता की बातें सुनकर राजीव चौंक पड़ा। वह सोचने लगा, क्या पिताजी इस हद तक नीचे गिर सकते हैं? अनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पिछले 2 साल से सेठ जी के साथ हूं। जहां तक मैं जान पाई हूं, सेठ जी को अपनी दौलत और समाज में इज्जत बहुत प्यारी है। क्यों ना ऐसा तरीका निकाला जाए कि सेठ जी जायदाद से बेदखल न कर पाएं? राजीव ने पूछा, वह कैसे? अनीता ने बताया, क्यों ना सेठ जी के दस्तखत किसी तरह जायदाद के कागजात पर करा लिए जाएं? यह सुनकर अनीता चौंक पड़ी, पर कुछ नहीं बोली। सेठ जी ने बताया, राजीव की शादी एक रईस घराने में तय कर दी गई है। तुम रास्ते से हट जाओ। अनीता ने कहा, सेठ जी, मैं अपनी सीमा जानती हूं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मैं आपकी नजरों में गिर जाऊं। वैसे अनीता ने एक शक का बीज यह कहकर बो दिया कि शायद राजीव ने विदेश में किसी गोरी मेम से शादी कर रखी है। सेठ जी अनीता की बातों से चौंक पड़े। यह उनके लिए नई जानकारी थी। उन्होंने अनीता को राजीव से जुड़ी हर बात की जानकारी देने को कहा। अनीता ने अपनी दस्तखत कराने की योजना की कामयाबी की जानकारी राजीव को दी। वह खुशी से झूम उठा। राजीव ने अनीता से कहा, डार्लिंग, मैंने कई बार ज्वेलरी डिजाइन की है। इन डिजाइनों की कीमत बाजार में करोड़ों रुपए है। मैं इसके बारे में अपने पिताजी को बताने वाला था, पर अब मैं इस बारे में उनसे कोई बात नहीं करूंगा। अनीता ने जब ज्वेलरी डिजाइन के बारे में सुना तो वह चौंक पड़ी। उसने मन ही मन एक योजना बना डाली। एक दिन अनीता सेठ जी के केबिन में बैठी थी। तब उसने चर्चा छेड़ते हुए कहा, राजीव जी के पास लेटेस्ट डिजाइन की हुई ज्वेलरी है जिसकी बाजार में बहुत ज्यादा कीमत है। आपका बेटा तो हीरा है। यह सुनकर सेठ जी चौंक पड़े और बोले, मुझे तो इस बारे में तुमसे ही पता चला है। क्या पूरी बात बताओगी? अनीता ने कहा, शायद राजीव जी आपसे खफा होंगे, इसलिए उन्होंने इस सिलसिले में आपसे बात नहीं की। अनीता ने चालाकी से सेठ जी के दिमाग में यह कहकर शक का बीज बो दिया कि शायद राजीव अपना कारोबार खुद करेंगे। सेठ चिंतित हो गए। वे बोले, अगर ऐसा हुआ तो हमारी बाजार में साख गिर जाएगी, इसे रोकना होगा। अनीता ने कहा, सेठ जी, अगर डिजाइन ही नहीं रहेगा तो वे खाक कारोबार कर पाएंगे? सेठ जी ने पूछा, तुम क्या पहेलियां बुझा रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। अनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, अगर वह डिजाइन किसी तरह आपके नाम हो जाए तो आप राजीव को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। यह होगा कैसे? सेठ जी ने पूछा। अनीता बोली, मैं करूंगी यह काम। राजीव जी मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं उनसे दस्तखत ले लूंगी। सेठ जी ने कहा, अगर तुम ऐसा कर दोगी तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। अनीता ने यहां भी पुराना तरीका अपनाया जो उसने सेठ जी के खिलाफ अपनाया था। राजीव से फाइलों पर दस्तखत लेने के दौरान ज्वेलरी राइट के ट्रांसफर पर भी दस्तखत करा लिए। सेठ चूंकि सोने के कारोबारी थे, इसलिए काफी मात्रा में सोना व काले धन अपने घर के तहखाने में ही रखते थे, जिसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया था। पर बुढ़ापे का प्यार बड़ा नशीला होता है, लिहाजा उन्होंने अनीता को इस बारे में बता दिया था। इस तरह कुछ दिन और गुजर गए। एक दिन राजीव ने अनीता से कहा, अगले सोमवार को हम कोर्ट में शादी कर लेंगे, तुम ठीक 9 बजे आ जाना। अनीता ने भी कहा, मैं दफ्तर से छुट्टी ले लेती हूं ताकि किसी को शक न हो। फिर अनीता सेठ जी के पास गई। उन्हें बताया, सोमवार को राजीव कोर्ट में किसी विदेशी लड़की से शादी करने जा रहा है। मुझे उसने गवाह बनने को बुलाया है। सेठ जी गुस्से से अकबबूला हो गए। तब अनीता ने सेठ जी को शांत करते हुए कहा, कोर्ट पहुंचकर आप राजीव को एक किनारे ले जाकर समझाएं, शायद वह मान जाए। आप अभी हो हल्ला न मचाएं, आपकी ही बदनामी होगी। सेठ जी ने अनीता से कहा, तुम सही बोलती हो। सोमवार को राजीव कोर्ट पहुंच गया और अनीता का इंतजार करने लगा। तभी उसके सामने एक गाड़ी रुकी, जिसमें अपने पिताजी को देखकर वह चौंक पड़ा।
सेठ जी ने राजीव को एक कोने में ले जाकर समझाया, क्यों तुम अपनी खानदान की इज्जत उछाल रहे हो, वह भी 2 कौड़ी की गोरी मेम के लिए। यह सुनकर राजीव हंस पड़ा और बोला, क्यों नाटक कर रहे हैं आप? मैं किसी गोरी मेम से नहीं बल्कि अनीता से शादी करने वाला हूं। पता नहीं वह अभी तक क्यों नहीं आई। अनीता का नाम सुनकर अब चौंकने की बारी सेठ जी की थी। उन्होंने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? अनीता ने मुझे बताया है कि तुम आज एक गोरी मेम से शादी कर रहे हो जिसके साथ तुम विदेश में रहते थे। राजीव ने झुंझलाते हुए कहा, आप क्यों अनीता को बीच में घसीट रहे हैं? मैं उसी से शादी कर रहा हूं। सेठ जी को अब माजरा समझ में आने लगा कि अनीता बाप बेटों के साथ डबल गेम खेल रही है। उन्होंने राजीव को समझाते हुए कहा, बेटे राजीव, वह हमारे बीच फूट डालकर जरूर कोई गहरी साजिश रच रही है। अब वह यहां कभी नहीं आएगी। राजीव को भी अपने पिता की बातों पर विश्वास होने लगा। उसने अनीता के घर पर मोबाइल फोन का नंबर मिलाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। दोनों सीधे दफ्तर गए तो पता चला कि अनीता ने इस्तीफा दे दिया है। दोनों सोचने लगे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। कुछ दिनों के बाद जब सेठ जी को कुछ सोने और पैसों की जरूरत हुई तो वे अपने तहखाने में गए। तहखाना देखकर वे सन्न रह गए, क्योंकि उसमें रखा करोड़ों रुपए का सोना और नकदी गायब हो चुकी थी। सेठ जी के तो होश ही उड़ गए। वे तो थाने में शिकायत भी दर्ज नहीं करा सकते थे, क्योंकि वे खुद टैक्स के लफड़े में फंस सकते थे। सेठ जी ने यह सब अपने बेटे राजीव को बताया। राजीव ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ डिजाइन के कॉपीराइट्स हैं, उन्हें बेचने पर काफी पैसे मिलेंगे। पर यह क्या? राजीव जब शहर बेचने गया तो पता चला कि वे तो 12 महीने पहले किसी को करोड़ों रुपए में बेचे जा चुके हैं। यह सुनकर राजीव सन्न रह गया। उस पर धोखाधड़ी का केस भी दर्ज हुआ, सो अलग। सेठ जी ने साख बचाने के लिए अपनी कंपनी को गिरवी रखने की सोची, ताकि बाजार से लिया कर्ज चुकाया जा सके। पर यहां भी उन्हें दगा मिली। एक फर्म ने दावा किया और बाद में कागजात भी पेश किए, जिसके मुताबिक उन्होंने करोड़ों रुपए बतौर कर्ज लिए थे और 4 महीने में चुकाने का वादा किया था। देखते देखते सेठ जी का परिवार सड़क पर आ गया। उन्होंने अनीता की शिकायत थाने में दर्ज कराई, पर वह कहाँ थी किसी को नहीं पता। पुलिस ने कार्यवाही के बाद बताया कि रमेश की तो शादी ही नहीं हुई थी, तो उसकी विधवा पत्नी कहाँ से आ गई। आज तक यह नहीं पता चला कि अनीता कौन थी, पर उसने आशिक मिजाज बाप बेटों को ऐसी चपत लगाई कि वे जिंदगी भर याद रखेंगे।